वेलकम दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी से जो 1136 में बताई गई थी। और इस दुनिया में जहाँ जड़ हमें एक इंटरेस्टिंग रिवलेशन देता है कि यहाँ इंसानों का आना काफ़ी रेयर होता है जो सूरज की दुनिया में आते हैं। याद रहे कि ये दुनिया सूरज की दुनिया बीच का हिस्सा है और उसके नीचे अंडरवर्ल्ड है और उसके ऊपर हेवनवर्ल्ड। बहुत लोग रास्ते में खो जाते हैं सोचकर कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया ही असली एयरबफ है और वहां से डरकर दौड़ जाते हैं। और यहाँ पर अर्स का किरदार आता है जिसे एक अनएक्सपेक्टेड नॉमिनेशन मिलती है एक जायंट से जो जायंट्स के लोगों की कहानियों का जिक्र करता है। और ध्यान रखिए हम यहाँ जायंट्स के लोगों की बात कर रहे हैं, सिर्फ एल्बफ के जायंट्स नहीं। ये डिटेल जरूरी है क्योंकि अर्स जैसे हम जानते हैं नॉर्थ ब्लू से आया था, एक पुराना जायंट था जो 159 साल जीवित रहा और लगभग 500 साल पहले मर गया था। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग हिस्सा आता है। अर्स को एक मिथ या कहानी समझा जाता है। इतना बड़ा जायंट्स भी इसे एक हिस्टोरिकल फिगर और लेजेंड समझते हैं। और उस वक्त तो बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ता अपने चेस्ट को फुलाकर और अपने आप को क्रेडिट देता है उस जायंट्स को थ्रिलर पर गिराने का। जब वो अपनी विजुअल बातों के साथ बोलता है तो जायंट्स उससे मोटिवेट होते हैं और उन्हें यकीन भी हो जाता है, जो जायंट्स के ग्रैंड कैप्टन होने की कहानी को और भी बड़ा कर देता है। लेकिन मुझे ये कहने दो, इस सीन का एक इंटरेस्टिंग सबटेक्स्ट है। ओदा ऐसे दिखाता है कि पुराने जायंट्स जो सच में पुराने समय के जायंट्स थे, उनकी दूरी मॉडर्न जायंट से बढ़ गई है। बिल्कुल ऐसे जैसे वो एक अलग कम्युनिटी हो, एक पुराना एरा का हिस्सा हो सकता है। ये एंसेंट जायंट्स अपने समय के सर्वाइवर्स रहे हों जो लैंड्स के डूबने के बाद छुप गए या रिमोट एरियाज में छुप गए हों, शायद नई दुनिया के आउटर सीज में। और यहाँ आता है अर्स का परिवार जो नॉर्थ ब्लू में रहता है। अगर ये एंसेंट जायंट्स वाकई अपने खोई हुई हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो हो सकता है हमारे पास एक क्लू हो वन पीस की दुनिया की असली जड़ें समझने के लिए। और आइसिंग ऑन द केक याद रहे, अर्थ जूनियर जो हमें मरीन फोर के वॉर में दिखा था 70 साल की उम्र में भी तब भी वो एक यंग था। इसका मतलब है कि यह रेस के पास और भी कहानियां हैं जो अभी तक हमने नहीं सुनी। मेरा यह मानना है कि एल्बा पुराने जायंट्स और अंडर वर्ल्ड लोगों का कनेक्शन बिल्कुल भी रैंडम नहीं है। मुझे ये जानने का इंतजार है कि वो दुनिया जो नीचे बर्फ से ढकी हुई है और पुरानी कहानियों के लेयर्स में छुपी हुई है, उसमें क्या है। क्या ये एक क्या ये एक भूल गया जमाना है या एक ऐसी जगह जो राज रखने वाली है, जो सब कुछ बदल सकती है। मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़कर हम अगला हिस्सा शुरू करते हैं जहां हम देवताओं, पवित्र ग्रंथों और जायंट्स के बीच लड़ाइयों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये पुराने ग्रंथ जो एंसेंट लैंग्वेज और लिखाई में लिखे गए हैं शायद पुराने जायंट से भी जुड़े हो सकते हैं। Who knows? और यहाँ हम कपत के समय में एंटर करते हैं जहाँ एक छोटी सी टाइम बम जैसा सिचुएशन बन रहा है जो टिक टाक करती जा रही है। और जैसे ही वो बम फटेगा कुछ बड़ा होएगा। यह है जो पवित्र ग्रंथों और थोड़ी सी डिवाइन कंफ्यूजन की बात। शुरू करते हैं रोड की एक लाइन के साथ जो एल्बफ के हर किसी की हर तड़का में बसा है। सूरज के देवता बनना और दुनिया पर राज करने का सपना हर एल्बफ के इंसान का है। ये बात जैसे ही कही जाती है वैसे ही एक वर्बल हंगामा शुरू हो जाता है जायंट्स के बीच। और जब जायंट्स लड़ते हैं तो बस बातें नहीं होती, ये हाथ भी उठाते हैं। कुछ जायंट्स कह रहे हैं कि सूरज देवता का नाम गॉड ऑफ लिबरेशन है, कुछ कह रहे हैं कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है और कुछ उसे डिवाइन जोकर भी समझते हैं। ये सब कंफ्यूजन इस हद तक बढ़ जाती है कि लूफी को अपना ओपिनियन देना पड़ता है और वो पूछता है ये देवता कहाँ से आ गया। लेकिन अब जॉर्न अपनी 408 साल पुरानी अनुभव
के साथ बात शुरू करता है और हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें बताता है। एल्बाफ में एक पवित्र ग्रंथ है जिसे हेलेंके कहा जाता है। ये एक पुरानी निकाय है जो सूरज के देवता निका के बारे में बताती है। यह ग्रंथ लिखा गया है एक पुरानी भाषा में जो कभी भी पूरी तरह से ट्रांसलेट नहीं की गई। इस ग्रंथ को समझने के लिए कई इंटरप्रिटेशंस हो चुके हैं और हर जाइंस का अपना अपना वर्जन है निका का। कुछ लोग उसे हीरो समझते हैं, कुछ लोग उसे डिस्ट्रॉयर समझते हैं और कुछ लोग उसे डिवाइन क्लाउड भी समझते हैं। इस पवित्र ग्रंथ के मुताबिक दुनिया 2 बार तबाह हो चुकी है और हर बार निका का अपीयर होना एक डीप इम्पैक्ट छोड़ता है। 2 कैटास्ट्रोफिक डिस्ट्रक्शन, 2 रैग्नारॉक। हर बार जब निका आता है दुनिया एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरती है। हर बार जब निका आता है दुनिया एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरती है। अब जार एक ऐसा डिटेल शेयर करता है काफी चिल देने वाला है। वो कहता है कि उस वक्त के पावरफुल लोग जो भी उनकी दुनिया में रूलिंग कर रहे होते हैं उन्हें निका के अपीयरेंस से डर लगता है, क्योंकि जब निका आता है तो वो अपने साथ ऐसा बदलाव लाता है जो रोक नहीं सकता। क्योंकि जब निका आता है वो अपने साथ ऐसा बदलाव लाता है जो रुक नहीं सकते और वो हर चीज़ को बदल के रख देता है। ये सिंपल और साफ शब्दों में बताता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को निका से क्यों डर लगता है। क्योंकि जब निका अपीयर होता है इसका मतलब है कि दुनिया का बैलेंस हिलने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है जो ग्लोबल ऑर्डर को हिला के रख देगा। उसके बाद चार्ल्स हमें निका के अपीयरेंस के बारे में बताता है। निका सफ़ेद रंग का होता है, उसके आसपास बादल होते हैं, सफ़ेद कपड़े पहने होता है, सफ़ेद बाल होते हैं और वो जोर जोर से हंस रहा होता है। लूफी अपने स्टाइल में इसे सुनने के बाद अपना सिग्नेचर रिस्पॉन्स देता है। तो ये वजह थी कि सब मुझे निका से कंफ्यूज कर रहे थे, पर मुझे इसे कोई लेना देना नहीं है। या ऑफ कोर्स लूफी। लेकिन यहाँ पे एक गहरी सोच है कि निका असल में कौन है। क्या वो लिबरेशन का देवता है, डिस्ट्रक्शन का देवता है या लाफ्टर का देवता है, या फिर शायद ये चीज़ें एक साथ हैं। जायंट्स इस बात पर भी अग्रीमेंट नहीं कर पाती क्योंकि हार्ले ग्रंथ पुरानी सेक्रेट टेक्स्ट है, समझना हर जनरेशन के लिए मुश्किल रहा है। अब एक सवाल उठता है, क्या ये लिखाई फोनोग्लिफ्स की भाषा में लिखी गई थी? अगर ऐसा है तो इसका मतलब होगा कि जायंट्स का डायरेक्ट कनेक्शन है वन पीस की दुनिया के पुराने पास से, और शायद वो इस पुरानी भाषा को समझ पाते हैं और उसके सिंबल्स को इंटरप्रेट कर पाते हैं। लेकिन एक डिटेल जो अलग लगती है वो ये है कि पोनेग्लिफ की भाषा गोत्सुकी लोगों से जुड़ी हुई है और ये एंशिएंट गॉड्स के साथ भी जुड़ी हुई है जो स्पेस से आए थे। इसलिए मुझे लगता है कि ये सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन है बिना किसी पोनेग्लिफ को इन्वॉल्व किए। अब हम इस कॉम्प्लेक्स और डीप टेरिटरी में एंटर करते हैं जहाँ पुरानी दुनिया की 2 डिस्ट्रक्शंस और निका की 2 अपीयरेंसेस की बात हो रही है। पहले जो डिस्ट्रक्शन हुई थी वो पुरानी थी, जो दुनिया को पूरी तरह से तबाह कर गई थी। दूसरी डिस्ट्रक्शन जो थोड़ी रिसेंट थी वो 800 साल पहले हुई थी। वर्ल्ड गवर्नमेंट का जन्म हुआ और एंशिएंट किंगडम का अंत हुआ। ये दोनों डिस्ट्रक्शन, दोनों अपीयरेंस एक फेज है जो दुनिया की हिस्ट्री को रिशेप करता है। पहला अपीयरेंस जो ओरिजिनल था वो निका का है जिसे लेजेंड शुरू हुआ, और दूसरी अपीयरेंस वो जोई बोई की थी जो अपना काम पूरा नहीं कर पाया। यहाँ हम ऐसे सवालों के समंदर में डूब रहे हैं। हम जानते हैं कि लगभग 4 साल पहले अलुपाना का महल बना था, मतलब तब भी एक सिविलाइजेशन थी, एक लोग थे और अपनी कहानियाँ थी। 5000 साल पहले ओहारा ट्री भी लगाया गया था और एल्बाफ के जायंट्स के लैंड पर आदम ट्री भी लगाया गया था। तो ये सब चीज़ें भी एक पुरानी दुनिया का हिस्सा है। और हम ये भी जानते हैं कि वो गॉड्स जो मुंह से उतरे उन्होंने रेड लाइन को अपना घर बना लिया
उनका अराइवल रेड लाइन का सिंबल बना देना ग्लोबल डिवीजन का। इतने सारे क्वेश्चन खड़े होते हैं, दुनिया पर उनके आने से पहले क्या था। हो सकता है जायंट्स जो एंसेंट जायंट्स है वो सबसे पहले निवासी थे, जो शायद इस दुनिया में गॉड्स के आने से पहले थे। और ये एंसेंट जायंट्स जो लेजेंड्स और मॉन्स्टर्स के रूप में दिखाए जाते हैं, उनका कनेक्शन उस पुराने टाइम से हो सकता है जिसे अब कोई याद नहीं करता। ये भी ध्यान में रखते हुए जो जायंट्स कहते हैं कि उनका सबसे पावरफुल अटैक रग्नारॉक वो स्नैक को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, जो मेरे हिसाब से रेड लाइन हो सकता है। ये एक पुराना और काफी दिलचस्प रहस्य है। अगर ये स्नैक रेड लाइन है तो क्यों उन्हें इससे डिस्ट्रॉय करना चाहिए या नहीं चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल, निका ये कौन है, कैसे ये जायंट्स की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। ये जो कूदता सफेद खुश रहता हुआ क्रीचर है, ये जायंट्स की मीट से कैसे कनेक्टेड है। मेरा कहना है कि निका शायद एक रिबेलियस हो, जो गॉड के अगेंस्ट ऑप्रेस्ड लोगों के साथ खड़ा हुआ हो, या फिर वो एक फ्रीडम एंड डिस्ट्रक्शन का सिंबल हो। जायंट्स के इंटरप्रिटेशन जो कंफ्लिक्टिंग है वो निका के मीट की हर एक शेड को दिखाता है। जायंट्स के इंटरप्रिटेशन जो कंफ्लिक्टिंग है वो नीका की मीट की हर एक शेड को दिखाती है। और यहाँ लूफी का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो फ्रीडम लाने के लिए डिस्ट्रॉय करता है। और जब वो डिस्ट्रॉय करता है वो ऑप्रेस्ड लोगों को आज़ादी देता है। और ये सब वही चीज़ है जो नीका करता है। तो फिर क्यों जॉय बॉय ने 800 साल पहले फेल हुआ। क्या दूसरा डिस्ट्रक्शन एक फेल था, या क्या ये ज़रूरी था ताकि तीसरा हो। जब लूफी को अपना वही किस्मत सामना करना पड़ेगा तो क्या होगा, क्या फ़र्क होगा जो 8 साल पहले हुआ था। ये सब सवाल अभी तक बिना जवाब है, लेकिन मैं एक नए थॉट के साथ इसको क्लोज करूं। अगर हर बार निका का अपीयरेंस एक राग्नारॉक से जुड़ी होती है तो इसका मतलब है कि आज का दुनिया तीसरी बड़ी डिस्ट्रक्शन के करीब है, और गवर्नमेंट को ये पता है। जैसे ही निका का अपीयरेंस होता है उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि इसे रोकना होगा, क्योंकि अगर निका जाग गया तो ये एक प्रॉब्लम बन सकती है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जो इनएविटेबल मोमेंट है। और 800 साल से जो गवर्नमेंट बस बैलेंस बनाए रखी है वो बैलेंस तोड़ना नहीं चाहते, बदलाव को होना नहीं देना चाहते, पर किस्मत अपना काम करती है।